हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चूंकि ये टॉपिक बड़ा है और एक ही वीडियो में अगर इस टॉपिक को कवर कर दे तो लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने इस टॉपिक को दो वीडियो में कवर करेंगे और दो वीडियो के साथ इसको बाइंड अप करेंगे। तो ये अभी जो लिख रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जो इधर लिखूं केवल आपको उस पर ध्यान देना है। अभी इसको भी मतलब समझेंगे हम। अभी इस पर ध्यान मत देना, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, तो दो वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है इस टॉपिक की, इसके बाद एक वीडियो और आएगी। तो हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतही जल तुलनात्मक रूप से कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वर्षा कम होती है, ठीक है, और नदियों की सघनता भी कम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से नदियों की सघनता ज्यादा है। तो इसलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतही जल है उस जल की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नहरों का जाल बिछाया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सतही जल, सतही जल क्या है, पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, पहली चीज जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्षा होती है तुलनात्मक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच आती है कलकत्ता से होते हुए वेस्ट बंगाल से बिहार में, बिहार से तुरंत जो है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, तो उधर वर्षा होती है, तो उधर सतही जल ज्यादा है, इसलिए नहरों की कम जरूरत पड़ती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है, सतही जल कम है, इसलिए नहरों का जो संजाल है, नहर कमांड क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सतही जल की पर्याप्त मात्रा है। ठीक है, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम है, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी नदियों की जो सघनता वो कम है, पूर्वी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। इसके पश्चात जो उत्तर प्रदेश का जो टोटल 100% क्षेत्रफल, जो सिंचित क्षेत्रफल है, सॉरी जो टोटल कृषि वाला क्षेत्र है, उसका 78.48% उत्तर प्रदेश का भाग जो है वो सिंचित है। उत्तर प्रदेश का कितना भाग सिंचित है? 78.48% भाग सिंचित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके पश्चात जो है सिंचाई के दृष्टिकोण से नंबर 1, नंबर 2 पर जो राज्य है हरियाणा एवं पंजाब है, तीसरे नंबर पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर, सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है। सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले और दूसरे पे हरियाणा, दूसरे पे पंजाब, पहले पे पंजाब, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे हमारा उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, पहली बार यूपी में 1830 में सिंचाई के लिए पहली बार 1830 में यूपी में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने नहर नहर निर्माण कराई, नहर का निर्माण कराया। पहली बार अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार जो है नहर का निर्माण 1830 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और ये नहर थी हमारी पूर्वी यमुना नहर थी। कौन सी नहर थी? पूर्वी यमुना नहर थी। कौन सी नहर थी हमारी? ये पूर्वी यमुना नहर थी।
तो इससे पहले पूर्वी यमुना जो नहर है हमारी, वो मुगल बादशाह शाहजहां ने भी मतलब इसको बनवा दिया था, लेकिन शाहजहां ने बनवाया था लगभग हमारा 1731 में, लेकिन इसका पुनरुद्धार और व्यापक स्तर पर इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1830 में करवाया था। ठीक है, इसके पश्चात हम इसको मैं रफ कर रहा हूं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी आपको जो मैं लिख रहा हूं केवल उस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान नहीं देना अभी। ओके, इसके पश्चात जो है हमारी ऊपरी गंगा नहर जो है, ऊपरी गंगा नहर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से 54 में अंग्रेजों ने ही कराया था। अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये ऊपरी गंगा नहर हमारी कहां से निकल रही है? ऊपरी गंगा नहर जो है हमारी वो हरिद्वार के समीप से निकल रही है। कहां से? हरिद्वार के समीप से निकल रही है। और ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक देवबंद शाखा और एक अनूप शहर शाखा। बस इसको याद रखना, ये कहां से निकल रही? गंगा नदी में से हरिद्वार के समीप से निकल रही है। और देवबंद शाखा और अनूप शहर शाखा दो शाखाएं हैं। ठीक है, इसके बाद 1856 भी बोल सकते हैं इसको, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लें। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर के बाद जो है हमारा नलकूप जो है सर्वप्रथम 1930 में, 1930 में नलकूप से सिंचाई सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। मेरठ जनपद से प्रारंभ हुई। तो नलकूप से 1930 में नलकूप से सिंचाई, ठीक है, नलकूप से सिंचाई सर्वप्रथम मेरठ से, ठीक है, नलकूप से सिंचाई सर्वप्रथम मेरठ से, नलकूप से सिंचाई सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन एक बार मालूम भी किया गया है, नलकूप से सिंचाई सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? मेरठ से 1930 में। इसके पश्चात जो है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से होती है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन जो है, उस रीजन में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पहले भी मालूम किया गया है कि बुंदेलखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारा, आगे चलते हैं हम। ठीक है, कुल शुद्ध सिंचाई में, कुल शुद्ध सिंचाई में, कुल शुद्ध सिंचाई में, कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूपों का योगदान, नलकूपों का योगदान कितना है हमारा? 73.4% है। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूपों का योगदान 73.4% है। ठीक है, ये क्वेश्चन मालूम करा गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, सकल सिंचित क्षेत्र, सकल सकल सिंचित क्षेत्र जो है हमारा 230 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 230 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है, शुद्ध
सिंचित क्षेत्र जो है हमारा वो है 144.2 लाख हेक्टेयर। मतलब ये क्वेश्चन, कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूपों का योगदान 73.4%, सकल सिंचित क्षेत्र में 230 लाख हेक्टेयर, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 144.2 लाख हेक्टेयर है हमारा। ठीक है, ये हमारे फैक्ट जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब हम थोड़े से ये देख लेते हैं। अब थोड़ा सा अपना ध्यान जो है आप इधर को लाइए, ये जो लिखा हुआ है। अब देखो, कुओं, कुओं से हमारी जो कृषि होती है या सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में होती है? पर्वतीय एवं पथरीले हिस्सों को छोड़कर समूचे उत्तर प्रदेश में कुओं से, ठीक है, सिंचाई होती है। पर्वतीय एवं पथरीले क्षेत्र को छोड़कर, पथरीला मतलब जो हमारा पथरीला क्षेत्र जो हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंडीय क्षेत्र में, अगर पर्वतीय पठारीय क्षेत्र जो पथरीला क्षेत्र है उसको छोड़कर, वहां तो कुओं से नहीं होने की, चूंकि बोरिंग होना वहां पर संभव नहीं है। या जो हमारा सहारनपुर का जो हमारी शिवालिक रेंज वाला भाग है, सहारनपुर का उत्तरी भाग जो है, तो उसमें भी हमारी कुओं से नहीं होती, चूंकि वहां बोरिंग करना संभव नहीं है। इसलिए कुओं से जो है पर्वतीय व पथरीले हिस्सों को छोड़कर, मतलब सभी जगह बाकी उत्तर प्रदेश में हमारी सिंचाई होती है, केवल पर्वतीय एवं पथरीले हिस्से में नहीं होती। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन जो है कुओं का वो मध्य मैदानी क्षेत्र में है। सर्वाधिक कुओं का जो प्रचलन है वो मध्य मैदानी क्षेत्र में है। जैसे कि मध्य मैदानी क्षेत्र में जैसे गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, वाराणसी, मऊ, बलिया, आजमगढ़ इत्यादि। इन क्षेत्रों में हमारी कुओं से कहां पर नहीं होती? जो हमारा पर्वतीय पठारीय क्षेत्र है वहां पर तो कुओं से होने की ना, चूंकि वहां पर बोरिंग ही संभव नहीं है। सर्वाधिक जो कुओं से जो सिंचाई होती है वो मध्य मैदानी क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, वाराणसी, मऊ, बलिया, आजमगढ़ इत्यादि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कुएं हो गए हमारे, इसको मैं अब बिसान रहा हूं। ये हो गया। अब तालाब द्वारा, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी फैक्ट लिखाया था, तालाब द्वारा सर्वाधिक कृषि जो होती है हमारी वो बुंदेलखंडीय क्षेत्र में होती है। सिंचाई तालाब द्वारा सर्वाधिक बुंदेलखंड में क्षेत्र में होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी मैं बिसान रहा हूं अभी। ठीक है, अब नलकूप, नलकूप ये थोड़ा नीचे है, मैं इसको दोबारा ऊपर लिख देता हूं। यहां पर देखिए, नलकूप द्वारा सिंचाई, तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। सर्वाधिक यूपी में सिंचाई, सर्वाधिक यूपी में सिंचाई जो होती है नलकूप से होती है। और हमारा नलकूप दो तरीके के हैं, राजकीय और निजी। ठीक है, निजी अपना किसान अपना बोरिंग करा लेता हो नलकूप। राजकीय सरकारी कुएं आपने देखे होंगे जो रेड रेड कलर के पुते हुए रहते हैं, ये जिन पर एक्सपोज ब्रिक वर्क होता है, वो सरकारी कुएं ही होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। और ये नलकूपों से कहां पर होता है? मेरठ में होता है, अमरोहा में होती है, हापुड़ हो गया हमारा, ठीक है, फिरोजाबाद हो गया हमारा, ठीक है, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा मैनपुरी हो गया हमारा, ठीक है, इटावा हो गया हमारा, मुजफ्फरनगर हो गया हमारा, मुजफ्फर नगर हो गया हमारा, ठीक है, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर हो गया हमारा, बुलंद शहर, ठीक है, अलीगढ़,
सहारनपुर, यहाँ पर भी नलकूपों से होती है। बस ये याद रखना, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई वो नलकूपों से होती है। नलकूप दो तरीके के होते हैं, राजकीय मतलब सरकारी और निजी दोनों होते हैं। इन इन जनपदों में हमारी नलकूप से, ठीक है, कृषि होती है। मैं अब इसको बिसान रहा हूं। इसके पश्चात जो है हमारी नहरें, नहरें जो है हमारी पश्चिमी भाग में नहरों का निर्माण अधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का निर्माण अधिक हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का निर्माण अधिक हुआ है, इसका कारण है चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतही जल कम है, हमारा भूमिगत जल का स्तर कम है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में ज्यादा है, नदियों का संजाल भी ज्यादा है, इसलिए वो नहरों की तुलनात्मक रूप से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक रूप से कम नहरों की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों की संख्या ज्यादा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में बारिश भी कम पड़ती है, क्योंकि अभी हमने टॉपिक के शुरू होते में ही बतलाया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बंगाल की खाड़ी है वहां तक पर्याप्त वर्षा करती है, और जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की जो ब्रांच है वो आगे को बढ़ती, तो नमी कम होती चली जाती है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा कम होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के, अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों की अधिक आवश्यकता है। अभी चल भी रही है एक नई नहर परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसको मैं भी जानता हूं। अब देखिए हमारा ये थोड़ा सा आप चित्र देख लीजिए, ये इसमें से कोई भी अगर विश्लेषण के आधार पर कोई भी हमसे क्वेश्चन मालूम कर सकता है। देखो ये हमारा बुंदेलखंड का पठारीय क्षेत्र हो गया ये वाला, तो यहाँ पर बुंदेलखंड के पठारीय क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचाई होती है। अब ये हमारा सहारनपुर का शिवालिक वाला क्षेत्र हो गया, नलकूपों की प्रधानता है इस क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सहारनपुर का जो उत्तरतम शिवालिक जहाँ रेंज आती है वहां नलकूप नहीं है, क्योंकि वहां पथरीली जमीन है, इसलिए इससे जैसे ही नीचे थोड़े से आएंगे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहां नलकूपों की प्रधानता होगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, नहरों एवं नलकूप अधिक हो, नहर अधिक नलकूप कम होंगे। यहाँ पर नहर अधिक, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर हमारी पूर्वी यमुना नहर है, ऊपरी गंगा नहर है यहाँ पर, ठीक है। तो नहर अधिक नलकूप कम, और जो मध्य भाग जो है आपका रुहेलखंड वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, यह अवध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नहर व नलकूप दोनों है यहाँ पर। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, नहर कम नलकूप अधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चूंकि उधर वर्षा अधिक होती है। तो आशा करता हूं ये चित्र आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको अब इस चित्र को रफ करने जा रहा हूं, आप बना लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ओके। अगली बात करते हैं, जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में, लगभग उसका योगदान 15 से 16% है। नहर का सिंचाई में योगदान, नहरों का सिंचाई में योगदान उत्तर प्रदेश में है लगभग हमारा 15 से 16% तक, लगभग में है, ठीक है, 15 से 16% तक ये हमारा, ठीक है। ये 2019-20 का डाटा है, कब का है हमारा, 2019-20 का डाटा है, अद्यतन डाटा अगर कोई होगा वो, लेकिन जब तक अभी तक जो डाटा आया 15.1 से लगभग 16% तक हमारा नहरों से सिंचाई होती है। ये बात समझ गए। अब हमारा तालाबों से, झीलों से और पोखर से,
तालाबों से, झीलों से प्लस पोखरों से, जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, इनसे जो सिंचाई होती है हमारी 0.6% तक होता है। टोटल सिंचाई का 0.6% इनसे होता है। ठीक है। इसके पश्चात जो है अन्य साधन जो है हमारे 2.6% है। अन्य साधन जो है हमारे 2.6% है। ठीक है। तो मैं इसको बिसान रहा हूं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है 15 से 16%, किन किन किताबों में 17% भी लिखा हुआ है। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। ठीक है। अब इसके पश्चात जो है जो नलकूप, कुआं एवं तालाब जो आते हैं, नलकूप प्लस कुआं प्लस तालाब, ये काय में आते हैं? लघु सिंचाई। ठीक है, लघु सिंचाई साधनों में आते हैं। लघु सिंचाई साधनों में आते हैं। क्वेश्चन मालूम कर सकता है। देखो ये लघु सिंचाई साधन में निम्नलिखित में से नलकूप लघु सिंचाई साधन की श्रेणी में आता, कुआं लघु सिंचाई साधन की श्रेणी में आता, तालाब लघु सिंचाई से श्रेणी की श्रेणी में आता है। नहर और बांध ये हो गया हमारा, इसको बिसान देते हैं। ये लघु सिंचाई साधन नलकूप, कुआं, तालाब। अगला हो गया हमारा नहर प्लस बांध। नहर प्लस बांध जो आते हैं ये आते हैं मध्यम एवं वृहद श्रेणी में, दोनों में आते हैं। मध्यम एवं वृहद सिंचाई श्रेणी में आते हैं, श्रेणी साधन में आते हैं। तो नहर एवं बांध जो है मध्यम एवं वृहद सिंचाई श्रेणी साधन में आते हैं। नहर एवं बांध जो है मध्यम एवं वृहद सिंचाई श्रेणी के साधन के रूप में इनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये कूट के रूप में क्वेश्चन मालूम कर सकता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है यूपी में लगभग 82.92% सिंचाई जो है यूपी में 82.92%, यूपी में 82.92% सिंचाई, ठीक है, यूपी में सिंचाई जो है निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। यूपी में 82.92% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। ठीक है, और कुछ प्राचीन तकनीकी हैं जिनसे सिंचाई की जाती है। प्राचीन तकनीकें, प्राचीन तकनीकें कौन कौन सी? रहट है, कौन सी है? रहट है, बलदेव बाल्टी है, और ढेकली है। ये प्राचीन तकनीकें हैं, रहट, ढेकली, बलदेव बाल्टी सिंचाई की। आपको तो बिल्कुल हमने आपकी पीढ़ी इतना नहीं देखा, तो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी की जो पीढ़ी है उन्होंने इन साधनों को सिंचाई के जरूर देखा है। ठीक है, ये अब मैं इसको बिसान रहा हूं। इसके पश्चात जो है हम कुछ हमारी उत्तर प्रदेश में नहरें हैं काफी पुरानी बनी हुई, जो उनके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। कुछ मुख्य मुख्य नहरें, पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना
नहर। तो पूर्वी यमुना नहर जो है हमारी, ठीक है, पूर्वी यमुना नहर ये सबसे प्राचीन है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर है, सबसे प्राचीन नहर है। इसको शुरू में जो बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन 1731 में, उसके बाद लगभग 1830 में जो है अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवाया था और व्यापक स्तर पर इसका विस्तार किया था। तो प्रारंभ में इसको शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा, ठीक है, 1731 में निर्माण किया गया। 1731 में निर्माण इसका कराया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने 1830 में, लेकिन बाद में 1830 में अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया। अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया। और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारी हथनी कुंड बैराज से। हरियाणा में एक हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज से, हथनी कुंड बैराज से हरियाणा में इसका उद्गम होता है। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है, वहां से इसका उद्गम होता है। यह सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है, मुजफ्फरनगर, इतने, सहारनपुर, SAHARANPUR, सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, MUZZAFARNAGAR, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, MERUT, मेरठ, ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद, इतने डिस्ट्रिक्टों को इससे क्या है, कृषिगत जल की आपूर्ति होती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है। और सबसे प्राचीन नहर है। शाहजहां ने 1731 में इसका निर्माण कराया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने 1830 में इसका विस्तार कराया, बड़े स्तर पर इसका निर्माण कराया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद में, ठीक है। इसके द्वारा सिंचाई की जाती है पूर्वी यमुना नहर की। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से इसका उद्गम है। फिर इसके पश्चात जो है हमारी ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के समीप से गंगा नदी से निकल रही है। हरिद्वार के समीप से इसका उद्गम है गंगा नदी से, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर 1856 में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1856 में इसका निर्माण किया गया था। इसमें दो शाखाएं हैं, एक देवबंद शाखा, एक हमारी अनूप शहर शाखा। देवबंद शाखा हमारा देवबंद सहारनपुर में एक जगह है, ठीक है, और अनूप शहर बुलंदशहर में एक जगह है, ठीक है, एक टाउन है। देवबंद भी टाउन है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दो शाखाएं हैं, हरिद्वार के समीप से निकलती है, 1856 में ये निकलती है, ये ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद में इसको बिसान रहा हूं, ठीक है। इसके पश्चात जो है हम आगरा नहर, आगरा नहर की बात करते हैं। आगरा नहर जो है दिल्ली से के पास एक ओखला जगह है, ओखला से, ठीक है, ओखला के समीप से इसका उद्गम है। ओखला के समीप से यमुना नदी से इसका उद्गम है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो जो सिंचाई वाला जो जल जाता है वो जाता है आगरा,
मथुरा, ठीक है, आगरा, मथुरा, ठीक है। हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, फरीदाबाद हरियाणा का, फरीदा, और गुरुग्राम, ये भी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गुरुग्राम। उसके बाद, ठीक है, एक राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर। तो आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हो गए, फरीदाबाद और गुरुग्राम जो कि हरियाणा का, भरतपुर राजस्थान का। तो जो आगरा नहर है, इससे 3 राज्यों को लाभ होता है और ओखला के समीप से इसका उद्गम है, ठीक है। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। इसके पश्चात हम देखते हैं निचली गंगा नहर। निचली, ऊपरी गंगा नहर अभी हमने पढ़ ली, निचली गंगा नहर, ये हो गई हमारी निचली गंगा नहर जो है 1878 में इसका निर्माण हुआ। और नरौरा, आपने सुना होगा नरौरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहीं से, ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम हो रहा है। इसमें 2 शाखा, एक कानपुर शाखा और एक इटावा शाखा। एक कानपुर शाखा, एक इटावा शाखा। इटावा शाखा, 2 शाखाएं हैं। निचली गंगा नहर 1878 में नरौरा से इसका उद्गम है, ठीक है। अब मैं इसको बिसान रहा हूं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं शारदा नहर की, शारदा, शारदा नहर की हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ी नदी है। 1928 में इसका निर्माण हुआ था, 1928 में इसका निर्माण हुआ था। सबसे बड़ी नदी नहर है उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी नहर है ये उत्तर प्रदेश की। और ये नैनीताल के बांसवाना के खटी, नैनीताल के बांसवाना से इसका उद्गम हुआ है। नैनीताल के बांसवाना, बांसवाना ब्यास है, बांसवाना से इसका उद्गम हुआ है। नैनीताल के बांसवाना से इसका उद्गम हुआ है। सबसे बड़ी नहर है, 1928 में इसका, 1928 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसी पर एक खटीमा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, खटीमा, खटीमा शक्ति केंद्र इसी नहर पर है, खटीमा शक्ति केंद्र। अब पहले क्या था, वो तो उत्तराखंड बन गया हमारा, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। शारदा नहर हो गया। अब इसके पश्चात जो है, हम इसको भी सान रहा हूं मैं, सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर जो है। ठीक है। इसके पश्चात जो है हमारी बेतवा नहर परियोजना, बेतवा, बेतवा नहर, बेतवा नहर जो है झांसी के परीक्षा से, झांसी के परीक्षा, परीक्षा से इसका उद्गम हो रहा है। कहां से? झांसी के परीक्षा भी बोल देते हैं, परीक्षा से इसका उद्गम हो रहा है। 1985 में इसका निर्माण हुआ है, 1985 में, ज्यादा पुरानी नहर नहीं है, ठीक है। इसका माता टीला और परीक्षा बांध इसी नहर पर है। माता टीला, माता टीला और परीक्षा, परीक्षा, 2 बांध हैं हमारे, इसी नहर पर बने हुए हैं, ठीक है। बेतवा नहर पर हमारे माता टीला बांध और परीक्षा बांध इसी नहर पर बने हुए हैं। झांसी के परीक्षा नामक स्थान से इसका उद्गम है, 1985 में यह बनी थी, ठीक है। ये बेतवा हमारी कंप्लीट हो गई नहर। इसके पश्चात, इसके पश्चात हम देखते केन, केन नहर, ठीक है। केन नहर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना से निकल रही है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पन्ना, ठीक है, जनपद है, ठीक है, वहां से निकल रही है ये केन नदी। कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश के
पन्ना से निकल रही बांदा जिले को ये लाभान्वित करता। उत्तर प्रदेश के का बांदा जिला, ठीक है, लाभान्वित होता है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, केन मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलती है। ठीक है, इसको मैं बिसान रहा हूं। अब इसके पश्चात जो है एक हमारी बाण सागर नहर परियोजना है। ठीक है, जो बाण सागर है हमारी, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाण सागर जो है। ठीक है, यह सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। ठीक है, कहां पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के शहडोल से निकल रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल से उद्गम है। शहडोल एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां से इसका उद्गम है और इलाहाबाद और मिर्जापुर को इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, इलाहाबाद ALLA या प्रयागराज, इलाहाबाद या मिर्जापुर को इस योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी बिसान रहा हूं। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं कितनी लंबी हो गई, ज्यादा तो नहीं हुई अभी। ठीक है, बस हम थोड़ा सा एक चीज और समअप करते हैं। बस थोड़ा हम के कौन कौन सी, हम बस ये देख लेते हैं कि किस तेजी के साथ, है ना, किस किस, ठीक है, कौन कौन सी नहर से कौन कौन से जनपद हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम छोड़ो, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसका पार्ट 1 हो गया और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसका शेष बचा हुआ पार्ट अगली वीडियो में लाएंगे हम। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम सिंचाई से संबंधित, बहुउद्देश्य से संबंधित अगला पार्ट लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।